एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपकी सीटेट की बैच मुकम्मल तौर से शुरू हो रही है। उर्दू का टीच एक्स्ट्रा ऐप में आप लोग का स्वागत है। और बड़ी लोगों को यह बेचैनी थी कि क्लास में सीटेट का बैच शुरू हो और आपका जो है डेट भी बिल्कुल करीब आ गया है। तो अपने टीच एक्स्ट्रा ऐप में हमारी टीम है, सब लोग मिलकर बैच की शुरुआत कर दिए हैं और उर्दू की ज़रूरत महसूस हो रही थी कि उर्दू की भी क्लास बहुत जल्द शुरू हो। तो आज उर्दू की क्लास आपकी मुकम्मल तौर से शुरू हो चुकी हुई है। आज हम आपके इस क्लास के अंदर उर्दू में 30 में 30 कैसे लाएं। जो आपके सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें जैसा कि आपको पता है कि आपको का 5 पेपर होने वाला है और उसमें से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी है। तो लैंग्वेज 1 जो है वो आप किसी का उर्दू भी हो सकता है और किसी का हिंदी भी हो सकता है। इसी तरह लैंग्वेज 2 किसी का उर्दू और किसी का हिंदी भी हो सकता है। तो पिछले साल जैसा कि हमारे 19 स्टूडेंट थे जिसमें से 16 यानी 16 स्टूडेंट कामयाब आए और एक लड़की एक स्टूडेंट थी हमारी, माशाल्लाह उसका 30 में से 27 नंबर उर्दू में भी आया है। और तकरीबन 16 बच्चे 19 में से 16 बच्चे पूरी तरीके से कामयाब रहे हैं। उर्दू में माशाल्लाह सभी बच्चे कामयाब रहे हैं। सबसे कम मेरा जो है तकरीबन उर्दू में जो है 23 के आसपास जो स्टूडेंट बिल्कुल कमज़ोर थे उनका था। बाद बाकी सबका 23 से लेकर और 27 के अंदर में रहा है। पिछले मैं 3 वर्षों से सीटेट वाले को पढ़ा रहा हूं और माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे हमारे ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी आपका जो है बच्चे बहुत अच्छे तरीके से निकले हैं। तो आज हम सीटेट के पूरे सिलेबस को बहुत ढंग से बताएंगे और इस तरीके से आपको तोड़कर बताएंगे कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 10 की में आपने किताबों को पढ़ा होगा एकदम आसान और सरल भाषा में। उस तरीके से आज हम आपको सीटेट की उर्दू की पूरी सिलेबस को एकदम तोड़कर और पूरे निचोड़ के साथ लाया हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम आफताब आलम हो गया। आफताब सर के नाम से हम जाने जाते हैं और फेमस है। मैं कई सारे एग्ज़ामों को कई सारे एग्ज़ाम में बच्चों को पढ़ाया हूं और उर्दू जनरल जो भी होता है वो पढ़ाता हूं। 10 भी, 12 भी, बीएड भी और डीएलएड भी, सीटेट भी और ट्रांसलेटर वाला उन सब चीज़ों को भी मैंने पढ़ाया है। इससे पहले अलीगढ़ जामिया की उर्दू जो बच्चे उसमें एग्ज़ाम में जाते हैं और उनका जो कंपटीशन का होता है सारा तरीके से मैं पढ़ाता हूं। आज मैं आपको सीटेट में वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको सिलेबस के अंदर होंगे। बहुत सारी जगहों पर बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, हमारे जो भी साथी हैं, तो बहुत सारे सिलेबस से बाहर पढ़ा देते हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारी कठिनाई होती है। कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और एग्ज़ाम में ये नहीं समझ में आता कि हम क्या याद करें नहीं याद करें। हम आपको जो भी पढ़ाएंगे वो सिलेबस के अंदर से पढ़ाएंगे और इंशाल्लाह वो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मार्केट में जो बुकें हैं उसमें सिलेबस से बहुत ज़्यादा चीज़ कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा कर दिया हुआ है। हमने क्या किया कि सारी निचोड़ को इससे पहले बता दिया कि 3 वर्षों से पहले ऑफलाइन में भी फिर ऑनलाइन में भी 1 साल पढ़ाया हूँ और बच्चे कामयाब भी रहे। तो मैंने क्या कर दिया कि सिलेबस को बहुत ढंग से तैयार कर दिया है और आपको ज़्यादा उसको मैंने बढ़ाया भी नहीं है, बल्कि जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने वाला है जितने टॉपिक है सारी चीज़ों को मैंने जमा कर दिया है। एक बार हम सभी साथी का मैसेज कर रहे हैं, सलाम पढ़ ले। अस्सलाम वालेकुम नेहा परवीन। वालेकुम सलाम अख्तर। थोड़ा तेज बोलिए।
गुड मॉर्निंग आफ्टर, खुशी खातून, हाँ कैसा सर 27, कैसे 27 आया था इंशाल्लाह वो भी हम बताएंगे तरीका। देखिएगा अभी हम सिलेबस बताएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किन किन चीज़ों की वजह से 27 आया था। और जितनी तरीके हम बता रहे हैं अगर आप उसको याद रख लेते हैं और उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह और ढंग से उसकी तैयारी करते हैं तो आपको जो है वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। आइए तो हम बात करते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, सीटेट आपका उर्दू सिलेबस डिस्कशन है, उर्दू है, नहीं 6, 9, 26 को जो है ये एग्ज़ाम आपका शुरू होने वाला है। सारी चीज़ें इस पर बनी हुई है, एक बार आप देख भी सकते हैं गौर से। उसने बानो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत से। ठीक है अब चलते हैं सीटेट में, क्योंकि जो भी पढ़ाने वाले हैं उनको सिलेबस पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर में सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप देख सकते हैं सभी साथी और इसको समझ भी सकते हैं। यहाँ पर सीटेट पेपर लिखा हुआ है, पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑल सिलेबस विथ मार्क्स, यानी यहाँ पर सिलेबस भी लिखा हुआ है कि कौन कितने नंबर का आने वाला है और कौन कौन पेपर हम किन किन पेपर को ले सकते हैं, सारी चीज़ें दी हुई है। एक बार हम बता दें आपको, आपका पेपर 1 में जो है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, उसके बाद लैंग्वेज 1 है, फिर आपको लैंग्वेज 2 है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, उसके बाद EVS भी है। तो आप इसको यूं समझ लीजिए आसान तरीके में, तीस नंबर का आपका ये हो गया CDP लैंग्वेज 1, 30 नंबर का लैंग्वेज 2, 30 नंबर का मैथमेटिक्स और EVS, ये टोटल मिलाकर सब 30-30 मार्क्स का है। तो आपको इस हिसाब से अगर पूरा को टोटल किया जाए तो ये आपका 150 मार्क्स हुआ। कितने हो गए? 150 मार्क्स हो गए। अब आइए पेपर 2 के बारे में देखते हैं। यहां भी CDP लिखा हुआ है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है, मैथ है एंड साइंस इसमें सब ऐड है। उसके बाद जो लोग 60 नंबर का जो विषय लेते हैं वो आपको पता है, ये भी तकरीबन हो गया आपको 150 नंबर का। तो पता ये चला कि पेपर 1 हो तब, पेपर 2 हो तब, ये सब कितने हो गया? तकरीबन 150 मार्क्स, यानी 150 नंबर के हो गए। हमारी ऑडियो और वीडियो आप लोगों को क्लियर आ रही है? एक बार यस सर बोल दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए ढंग से। सुरैया फातिमा, ठीक है, वालेकुम सलाम। अब हम चीज़ों को समझेंगे, लैंग्वेज 1 कौन ले और लैंग्वेज 2 क्यों कौन ले, पेपर चूज करे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आपका मार्क्स भी कम हो जाता है। अगर आपने लैंग्वेज का सही तरीके से अगर चूज नहीं किया पेपर भरते वक्त सीटेट में, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, कंडीशन आ सकती है। उससे पहले आप जान लीजिए, अभी जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूं आज का जो है, मैंने आज से जो शुरू किया है पढ़ाना, आपको जो है 16 मई से जो शुरू किया हूं। इससे पहले आप अगर D.Ed B.Ed में एडमिशन ले लिए हैं, सारी चीज़ें आपको हो गई है, तो आप सीटेट का पेपर दे सकते हैं। उसमें कहीं से कोई तरह की दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। हमारे गौरव सर भी आपको बताए होंगे। ये क्लियर है ताकि आपका हम कंफ्यूजन दूर कर दें। मार्क्स फॉर्म का एक बहुत बड़ा किरदार है, एक अहम चीज़ है। अगर फॉर्म भरते वक्त लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का अगर चूज यानी चयन आप सही ढंग से अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत और परेशानी आ सकती है। लैंग्वेज 1 में आपको यहाँ पर
कई सारे हैं अपने बिहार के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर 4 लैंग्वेज में से कोई 2 लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है और ये आपका प्यारा सा उर्दू रह गया। चूज करते हैं कोई 2 लैंग्वेज, कोई भी 2 ले सकते हैं, यानी कोई भी 2 लैंग्वेज आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और पेपर भरने में तरीका यह है जो मैं बता रहा हूं, पिछले बार भी साथियों को बताया था कि इस ढंग से आप तरीके से अगर पेपर को चूज नहीं करते हैं तो बहुत सारी दिक्कत और कठिनाई समस्या होती है। और बहुत से हमारे साथी ऐसे होते पेपर भर लेने के बाद सर अब क्या होगा, नहीं, तो आप जब पेपर भरिएगा तरीके से अच्छे से तो मेरी बात को आप याद रखिएगा। तरीका यह होगा कि जो लैंग्वेज आपकी मजबूत है, मैं ये आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप लैंग्वेज 1 में ही उर्दू ले, ऐसा नहीं करूंगा। यह मैं आपको बता रहा हूं कि जिस लैंग्वेज में आपको पूरी तरीके से कमांड हासिल है, आपको लग रहा है कि इसमें कोई भी शब्द आएगा तो उसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसको आप लैंग्वेज 1 में लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा लैंग्वेज कोई भी थोड़ा सा वीक है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो उर्दू है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको उर्दू बहुत कम आती है, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी जिनकी उर्दू बहुत ही वीक है, बहुत ही कमज़ोर है, उनको लगता है कि हम इसको ले लिए हैं लेकिन हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसको लैंग्वेज 2 में लीजिए। और लैंग्वेज 1 में और 2 में उसका क्या फ़ायदा है फिर हम बता देंगे। यानी लैंग्वेज जो आपका सबसे ज़्यादा मजबूत है, मजबूत का मतलब है कि आपको उर्दू पढ़ने लिखने आ रहा है, आप चीज़ों को पढ़ लिख रहे समझ रहे हैं, तो उसको लैंग्वेज 1 में कर लीजिए। अगर समझने में थोड़ा सा आपके अंदर कमी भी है तो उसको इंशाल्लाह हम दूर कर देंगे, क्योंकि इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे कि हार्ड वर्ड को भी हम तोड़कर उसको अच्छे ढंग से उसके मानी को हमने लिख दे। पिछले बार मैंने क्या किया था, पूरी डिक्शनरी ही जारी कर दिया था, जितने वर्ड थे उसका उर्दू और हिंदी दोनों जमा कर दिया था। तो हम आपकी भरपूर मदद के लिए तैयार हैं, आप मेहनत के लिए बस तैयार रखिए और अफसोस नहीं कीजिए। शायर का एक शेर है, मुसलसल कोशिशों से ही बदल जाती हैं तकदीरें, मुसलसल कोशिशों से ही बदल जाती है तकदीरें, जो थक कर बैठ जाते हैं कभी मंजिल नहीं पाते। तो मुसलसल कोशिश कीजिएगा, नहीं न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा। शायर ने कहा न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, मिलेंगे खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। तो आप मेहनत कीजिएगा तो कदम अपने आप है। कोई भी चीज़ भारी नहीं होती है, भारी इस वजह से होती है कि हम उससे अपना ताल्लुक नहीं रख पाते हैं। हम लैंग्वेज का इस्तेमाल कम करते हैं, इसलिए हमको भारी लगता है। लेकिन उर्दू एक ऐसा प्यारा लैंग्वेज है जिसका 80% नहीं बल्कि 90% हम वर्ड अपने गांव, समाज, इलाकों में लफ्ज़ को यूज़ करते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आप पेपर 1 में उर्दू ले लीजिए, आपके लिए आसान होगा। अब उसका फ़ायदा क्या होगा पेपर 1 में? लैंग्वेज 1 में जो है आपको 2 तरीके से चीज़ें आएंगी। आपका जो पहले समझ लीजिए 30 मार्क्स का है तो वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है आपका नसर और नज़म, दोनों को मिलाकर 15 नंबर है, यानी इक्तिबास उसको कह लीजिए। क्या कह लीजिए? इक्तिबास। और ये दूसरा आपका जो है पैडागोजी, ये आपका 15 नंबर का है। यानी 15 नंबर का आपका इक्तिबास, यानी पैसे से पूछा जाएगा, गद्यांश से पूछा जाएगा, गद्यांश हो या पदांश जो भी उसमें मिला हो तो वो है। उर्दू में पैसे को ही हम इक्तिबास बोलते हैं। यानी 15 नंबर का आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपको इक्तिबास से होगा, यानी पैसे से होगा। ये 15 नंबर का बहुत आसान होगा। आंसर उसमें दिया रहता है, क्वेश्चन आपको उसके नीचे रहेगा, लफ्ज़ को पढ़ना है और उसको पकड़ना है। उसका भी हम आसान तरीका, हमारी इससे पहले यूट्यूब पर वीडियो डली हुई है, पिछले साल का जो पढ़ाए हैं उसके 2 तरीके हैं पैसे इसको पकड़ने का,
उसका तरीका भी जब हम आपको अगली क्लास में, क्योंकि अभी सिलेबस बताना है, सिलेबस को तोड़कर, तो फिर हम उसका तरीका बतावेंगे कि कितनी जल्दी पैसेज को हल करने का क्या 2 तरीके हैं उसके। दोनों में से जो आपको कंफर्ट फील लगेगा, जो आपको आरामदेह महसूस होगा, आपको लगेगा कि ये चीज़ हम जल्दी हो जाएंगी, तो आप वैसा उसको कर सकते हैं। तो ये आपका 15 नंबर का हो गया इक्तिबास, जिसको हम पैसेज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पैसेज बोलते हैं। अब उसमें जो है, इसमें एक नसर और नज़म दोनों चीजें होंगी इक्तिबास के अंदर। ऊपर भी लिख दिया है, फिर से एक बार ढंग से लिख देते हैं। नसर नून से रे और उसके बाद नज़म, ये 2 तरीके से रहेंगे। यानी पेपर 1 जो होगा उसमें 2 होगा, गद्यांश पदांश कह लीजिए हिंदी में, उर्दू में उसको नसर और नज़म कह लीजिए। इंग्लिश में आइएगा तो प्रोज और पोइट्री हो गया आपका उस हिसाब से। तो नसर और नज़म। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये 15 नंबर में नसर कितने का रहेगा नंबर का और नज़म कितने नंबर का रहेगा, इसको समझने की जरूरत है। नसर में जो है ये आपका 7 नंबर और +2 कर लीजिए, यानी 9 नंबर। इसको कर लीजिए आप कवाइद। इसको क्या कर लीजिए? कवाइद। इसको कर लीजिए आप, यहां नसर है ही है, कर लीजिए। यानी 7 नंबर यानी 7 नंबर से आपको नसर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये 7 प्लस जो 2 है, यानी 2 को जो इसमें ऐड किया गया है, ये आपको कवाइद यानी ग्रामर, जिसको हम व्याकरण कहते हैं, उससे पूछा जाएगा। अब यही समझना है। जो हम स्टूडेंट को पिछले बार जो साथी को पढ़ाए थे, बहुत ही ढंग से पढ़ाए थे। आपको बताया ना कि बहुत आसान तरीका से इसका मैं राज ही खोल देता हूं। सीटेट का पूरी तरीके से बताया कि आपको सिलेबस ढंग से बताऊंगा, पूरा तोड़ कर समझाऊंगा अच्छे ढंग से, घबराने की जरूरत नहीं। 7 नंबर का आपको हो गया नसर से, गद्यांश से, और 2 नंबर का ग्रामर हो गया। बहुत सारे हमारे साथी क्या करते हैं, ग्रामर का पूरा बुक उठाया और बहुत ज्यादा जो इसकी बुकें छपी हुई है उसमें बहुत सारे ग्रामर दे, 150-200 वर्ड है। अब ग्रामर के पीछे पड़ गए और उसको रट रहे हैं। नहीं, और ग्रामर सिर्फ 2 मार्क्स का ही पूछा जाता है, उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। और वो बहुत कॉमन है। उसमें आपको जो है मुतजाद पूछा जाएगा, वो भी हम बता दें आपको। उर्दू कवाइद में जो आपको पूछा जाएगा वो ज्यादा नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसके लिए परेशान नहीं होना है। मुतजाद रहेगा, मुतरादिफ रहेगा, मुजक्कर, मोनस और एक वाहिद, जमा, और कहीं कहीं साबका, लाइका। सबसे ज्यादा मुतजाद, मुतरादिफ, मुजक्कर, मुन्नस और वाहिद, जमा, बस 2 मार्क्स का होगा। इसलिए ग्रामर के पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है और इतना आसान तरीके से पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और मुतजाद यानी अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। मुतरादिफ आपको पर्यायवाची शब्द हिंदी में, इंग्लिश में उसको कहिए सिनोनिम्स। मुजक्कर मुन्नस जेंडर, हिंदी में लिंग हो गया। वाहिद जमा नंबर की जो किस्में आती है, सिंगुलर प्लूरल, वो चीजें हो गई। तो ग्रामर है 2 ही मार्क्स का। और हम क्या करते हैं, ग्रामर को रटना शुरू कर देते हैं। ग्रामर के पीछे बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं है। वो हम एक वीडियो भी उसके ऊपर अगर ढंग से बना देंगे और PYQ यानी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लगा देंगे, तो उससे आपका मामला हल हो जाएगा। मैं आपको बताया था कि सिलेबस का पूरा राज ही मैं खोल कर रख दूंगा। नहीं, बहुत सारे बुक से पढ़ते हैं और दूसरी जगह से ग्रामर के पीछे बहुत समय को बर्बाद करते हैं। नहीं, जहां समय लगाना है वहां लगाने की जरूरत है। जो चीजें हमें आ रही है उसको बार बार पढ़ने का क्या फायदा। उन चीजों को हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए हार्ड होगा। कहा जाता है कि इंसान अपनी कमी को देख ले और सिर्फ कमी को पूरा करे, जो आ रहा है उसको नहीं, सिर्फ कमी को पूरा करते हुए इंसान परफेक्ट बन जाता है।
तो हमें जो जहाँ से मार्क्स ज़्यादा आता है और जो डिफ़िकल्ट चीज़ है, जो बहुत हार्ड है, हमको उस पर ध्यान देने की पूरी आवश्यकता है और ज़रूरत है कि हम उस पर ध्यान दें। तो ग्रामर के पीछे बिल्कुल भागने की ज़रूरत नहीं है, उस पर हम बहुत ज़बरदस्त एक वीडियो तैयार कर देंगे और इंशाल्लाह उसी से आपका हल हो जाएगा। पिछले बार भी स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथी थे उनको मैंने ढंग से पढ़ाया था, किसी को कोई समस्या नहीं और एक ही वीडियो में लगभग 1 या 2 में उनको चीज़ें समझ में आ गई और वो मामला भी ख़त्म हो गया। तो 7 नंबर का नसर और नज़म, जो पैसेज में मैं नसर में से बता रहे हूँ कि 7 नंबर का नसर आएगा, कहानी टाइप का कुछ दिया रहेगा और उसी से आंसर होगा। 2 नंबर का ग्रामर होगा। हाँ, कभी बढ़ भी जाता है, कभी 3 नंबर भी हो जाता है, कभी 2 नंबर भी रहता है, कभी 3 नंबर, तो ये 1-2 नंबर आगे पीछे होता रहता है, उसका कोई फिक्स नहीं है। अब जहाँ तक नज़म की बात करते हैं कि नज़म में क्या होगा, तो नज़म के बारे में यूं कहा गया है, इसमें है 4 + 2 यानी बराबर 6, यानी नज़म से जो है 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 6, यानी 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 आपको नज़म से और 2 जो है इसके अंदर यही कवायद जिसको हम ग्रामर कहते हैं। तो मिलाकर अगर देखा जाए नसर और नज़म दोनों को अगर मिला लिया जाए तो सिर्फ 4 नंबर का ही कवायद पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं। इसलिए कवायद के पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों को मिला दिया जाए, 9 नसर को, नसर से और नज़म से 6 क्वेश्चन ले लिया जाए तो 9 × 6 कितना हो जाता है? 15। ये आपका 15 हो गया इक्तिबास। 15 क्या हो गया? इक्तिबास से आपको क्या है पूछा जा रहा है। फिर से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। किसी को डाउट है तो बोल दीजिएगा, यहीं पर समझा लेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद फिर पीछे की तरफ आना बहुत दिक्कत। इसे हम डाउट को छोड़ते नहीं हैं, हम इस हिसाब से सोचते हैं कि एकदम आसान तरीके से बताएं और पढ़ाएं। ठीक है, कोई समस्या नहीं किसी को, तो समझ गए। तो नसर और नज़म दोनों मिलाकर 15 नंबर का क्वेश्चन आपको हो गया। तो गोया के यूं कह लीजिए, फिर से हम इसको विस्तार में लिख दें अच्छे तरीके से। नसर आपको 9 नंबर का, नज़म आपको हो गया 6 नंबर का, 9 × 6 = 15। उर्दू कवायद इसको भी आप जान लीजिए 4 नंबर का। यहाँ पर हम इस वजह से विस्तार से बहस कर रहे हैं क्योंकि ग्रामर के पीछे हमारे साथी बहुत समय को वेस्ट करते हैं, इसलिए मैंने इसको तोड़कर अच्छे तरीके से समझाया। अब ये आपका 15 नंबर कंप्लीट हो गया यहाँ पर पूरे तरीके से, यानी 30 में से आपका 15 नंबर लगभग कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस हो गया। अब 15 नंबर जो पैडागोजी है, मेन मार्क्स आपका यहाँ पर कटता है। शायद ही गद्यांश में और पदांश में किसी का नंबर कटे। हाँ, यहीं पर समझ लीजिए जो लैंग्वेज 2 वाले हैं, यहाँ पर समझना है। ये तो 1 वाले हो गया, लैंग्वेज 2 वाले का क्या होगा? तो लैंग्वेज जो 2 वाले हैं उनको जो है नसर, दो नसर पूछा जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों नसर पूछा जाएगा। और तरीका जो है आपको बता दिए हैं, इसी एतबार से रहेगा। ये भी इसी तरीके से दोनों मिलाकर यानी 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो पेपर 2 वाले हैं उनको थोड़ा आसान हो जाएगा, उनको ये होगा कि नज़म उनसे नहीं पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा नज़म नहीं पूछा जाएगा, नसर पूछा जाएगा। नसर यानी कहानी टाइप का जो पैसेज होता है आसान, वो पूछा जाएगा। वही बताया मैंने कि जिसका लैंग्वेज कमज़ोर है पढ़ने में, उनको लगता है कि फलाना लैंग्वेज नहीं हो पाएगा, तो जो कमज़ोर है आप उसको 2 लैंग्वेज में नहीं, आपको अगर लगता है कि उर्दू हम 15-20 दिन में पढ़ने के बाद अगर कर लेंगे तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज 2 में उर्दू लेने का, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का लैंग्वेज 1
यानी उर्दू थोड़ा भी पढ़ना लिखना जान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो आप लैंग्वेज 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। नहीं तो फिर काफ़ी वीक है, कमज़ोर है, आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो आप उर्दू को लैंग्वेज 2 में कर सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे ही आपको मजबूती मिलेगी। आपको एग्ज़ाम में होता क्या है कि आपका मान लीजिए किसी का उर्दू पेपर 1 है, और उसमें अगर आप क्वेश्चन जैसे ही 15-20 सॉल्व करते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपको लगता है कि अब हम क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होने लगा। लेकिन ऐसी चीज़ें आप ले लीजिए और फिर आपसे सॉल्व ना हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं पर डाउन हो जाएगा पेपर ही के वक्त, तो फिर अगली चीज़ें आपको बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि पेपर 1 और पेपर 2 को चुनते वक्त, चयन करते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। चलिए अब पेडागोजी के सिलेबस को हम एक बार देख लें। यहां पर आपका हो गया उर्दू पेडागोजी। क्या हो गया? उर्दू पेडागोजी। क्या क्या आपको पढ़ना है? तो जी रुक गए थे कि थोड़ा जो है हम सिलेबस को देख रहे थे एक बार। कभी कभी टाइपिंग में ऐसा होता है कि मिस्टेक हो जाता है, कोई गलती ना रह जाए, इसलिए 5 मिनट आपका समय लिया। चलिए अब समझते हैं चीज़ों को। हमको पढ़ना है हक़ तालीमी पॉलिसी 2020, ये आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। इसको क्या करना है? ढंग से हमें पढ़ना है। उसके बाद है मुफ्त और लाजमी तालीमी का हक 2009, इसको भी पढ़ना है। उसके बाद है ज़बान की आमोजिश, इक्तिसाब और हुसूलियाबी। इक्तिसाब मतलब हासिल करना। उसके बाद है तदरीस ज़बान के उसूल के तरीक़े, उसके बाद ये पढ़ना है। ज़बान की तदरीस के मसाइल, ये पढ़ना है। उसके बाद है ज़बान की आमोजिश का मतलब होता है अधिगम, आमोजिश माने अधिगम, ये में फ़र्क, ये पढ़ना है। मुकम्मल मरकूज़ तालीम बनाम तिफ़्ल मरकूज़, इसको पढ़ना है। ये सिलेबस बता रहे कौन कौन टॉपिक है, उसको पढ़ना है। मुअल्लिम मरकूज़ तालीम बनाम तिफ़्ल मरकूज़, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। मुसलसल और जामे अंदाज़े क़द्र, जिसको मूल्यांकन करना हिंदी में हम बोलते हैं, इसको पढ़ना है। इनसे ये सब टॉपिक है। उसके बाद जो है ज़बान की मुश्किलात, गलतियाँ और नक़ाइस, यानी ज़बान में, लैंग्वेज में कुछ मुश्किलात, कुछ गलती आ जाती है, उसको पढ़ना है। ज़ू लेसानी और कसीर लेसानी, यानी कसीर का माना ज़्यादा होता है, लेसानी पढ़ना है।
उसके बाद है तदरीस ज़बान के उसूल और नज़रियात, यानी तदरीस ज़बान के उसूल और नज़रिया, यानी ज़बान के अंदर जो उसूल है, नियम है, कानून है, उन सबको पढ़ना है। उसके बाद ज़बान की महारतें हैं, उसको भी पढ़ना है, जैसे लिसनिंग, स्पोकिंग, लर्निंग, ये सब चीज़ों का आपने सुना होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चीज़ें राइटिंग स्किल के अंदर आती हैं। उसके बाद है अंदाज़े कद्र, मूल्यांकन करना, उसको भी पढ़ना है। सुनने और बोलने का किरदार, तदरीस कवायद भी पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है कौमी दरसियात का खाका, इसको पढ़ना है। कौमी दरसियात का क्या है, खाका, उसको पढ़ना है। कौमी दरसियात का खाका हो गया आपको एनसी, कौमी दरसियात का खाका, इसको समझ लीजिए NCF 2005, कौमी दरसियात का खाका NCF 2005 पढ़ना है। तदरीस व आमोजिश, आमोजिश का मतलब होता है अधिगम, किसी भी चीज़ को सीखना, वो पढ़ना है। इस्तिलाही तदरीस, ज़बान के अंदर कुछ इस्तिलाह भी होती है, उर्फ का अपना इस्तिलाह होता है ज़बान का भी, उसको पढ़ना है। बुनियादी इस्तिलाहात जदीद सहलसानी फार्मूला, ज़बान उसको पढ़ना है। उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाएं, तब लिखा हुआ है ये मंदरजा बाला सभी असबाक का प्रैक्टिस सेट, यानी सिलेबस में आप जब जितनी चीज़ें पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद यह है कि प्रैक्टिस सेट, या तो कुछ मॉडल सेट लगा दिया जाए या PYQ लगा दिया जाए। अभी एक साथी पूछ रहे थे कि 27 कैसे लाए, गालिबन उसका नाम निशा था जहां तक मुझे याद है। तो मैंने कराया था क्या कि पूरा सिलेबस को पढ़ा दिया ढंग से, और तमाम साथी को बता दिया कि एक एक वीडियो को आप ढंग से सुने, उसे समझें और उसे याद भी रखें। उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ मॉक टेस्ट, कुछ प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पर लगाया, और तकरीबन 7 क्लासें मैंने ऐसे लिया, 7 या 8 सेट तकरीबन, थोड़ा कन्फ्यूजन है, 8 सेट गालिबन मैंने कराया था PYQ, जो 2024 से लेकर और बैक तक पीछे तक गया था, उसमें सभी सेट बनवाया था, और बोर्ड पर ही क्वेश्चन रहता था, और ऑप्शन जो है मैं बताता था, पहले सभी साथियों से पूछता था, वहाँ जो ऑप्शन की कमी रहती थी फिर हम उसको आसान लफ्ज़ों में जो हार्ड वर्ड बताते थे उसका मीनिंग भी बताता था। तो ऐसे लाए थे 27 में, तो 27 ला चुके भी हुए हैं हमारी साथी। उम्मीद है आप लोगों से कि आप भी ला सकते हैं 27 में। 30 का मैं दावा नहीं कर सकता, इस वजह से कि पैडागोजी बहुत ही मुश्किल चीज़ है, और उसका आप जानते हैं कि ताल्लुक कितना हार्ड है, इसलिए जो रियल में है वही बात मैं बताऊंगा। मैं ये 30 का दावेदार नहीं हूं, लेकिन 30 में से 27 हमारी स्टूडेंट ला चुकी हुई है, इस वजह से इसको मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं, जो सच बात है वही बोलना चाहिए। इसलिए 30 में 30 तो अभी कोई नहीं लाई है, लेकिन 30 में से 27 अल्लाह का शुक्र है पिछले बार जो है लाई है। निशा स्टूडेंट गालिबन उनका नाम था, और आप भी ला सकते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया था, बस उनको वही तरीका बताया था, पैडागोजी पर पूरे तरीके से फोकस करवाया था, और ग्रामर का 2 वीडियो तकरीबन था वो मैंने कराया था, उसके बाद सिलेबस कराया था। आइए थोड़ा सा एक एक निगाह, यानी एक झलक सिलेबस को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। मैंने उसको बता दिया, क्योंकि सिलेबस तो सीधा जारी है, अब उसके अंदर पढ़ाना क्या क्या चीज़ें हैं शॉर्ट में मैंने बनाया है, बहुत मुख्तसर अंदाज में, जिससे आपको समझ में भी आ जाए। फिर हम उसको डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और सभी साथी को समझाएंगे भी। आगे चलते हैं, हम यहां से समझते हैं अहम तालीमी पॉलिसियां, नहीं एजुकेशनल पॉलिसी यानी मदर। इसका मकसद यह है कि रट्टा मारने के बजाय
बच्चों के सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाना और उसमें मादरी जबान, जो एनसीएफ 2020 में नई पॉलिसी, तालीमी पॉलिसी 2020 में इब्तदाई यानी टोंग तालीम देने पर बहुत जोर दिया गया था कि मदर टोंग में ही, मादरी लैंग्वेज में ही जबान पर क्या किया जाए, जोर दिया जाए। इस कानून के तहत 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी मेयारी तालीम हासिल करने का पूरा हक है। 2009 मुफ्त और लाजमी तालीमी का हक 2009, यह एक ऐसा गाइडलाइन फ्रेमवर्क है जो बताता है कि स्कूलों में क्या और कैसे पढ़ना चाहिए ताकि पढ़ाई यानी एनसीएफ कौमी दरसियात का खाका बोझ न बने, बल्कि बच्चों को हकीकी तजुर्बात से जुड़े। यानी उसमें बताया गया था एनसीएफ में कि बच्चों को मुफ्त तालीम दिया जाए और बच्चों को पढ़ाई पर और मदर लैंग्वेज में ही तालीम पर जोर दिया जाए। इस पर हम फिर क्लास चलेगी, अभी सिर्फ सिलेबस बताना है। मुख्तसर अंदाज में जो जितना भी सिलेबस बताया है मैंने, उसको थोड़ा थोड़ा हम तोड़कर अच्छे ढंग से बता देते हैं कि क्या इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और बहुत तरीके से अच्छे ढंग से समझाएंगे। फिर हम आगे चलते हैं। इंग्लिश भी मैंने ऐड कर दिया है और मैं हिंदी, इंग्लिश और उर्दू जहाँ तक होता है सभी साथियों को मैं इस जबान का, हालांकि मैं तो उर्दू का टीचर, उर्दू पढ़ाने आया हूँ, लेकिन आपको इंग्लिश में भी जो शब्द ज़रूरी है इस वजह से कि हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज होता है दो तरीके से, तो वो आसानी तरीके से समझ में आती है। और स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया भी है, तो मैं हमेशा उर्दू के साथ साथ हिंदी इंग्लिश के वर्ड को जोड़ देता हूँ, क्योंकि सभी साथी जब मैं हिंदी इंग्लिश में समझाता हूं तो सभी साथी बोलते हैं कि बहुत आसान तरीके से समझ में आती है। इसी वजह से मैं कोशिश करता हूं कि उर्दू के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश शब्द को भी जोड़ दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आवे। शहनाज खातून बोली है, मैं लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में उर्दू लिए हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। आपको हिंदी में कमांड हासिल है तो नसर, नज़म बता दिया, प्रोज, पोइट्री पहला लैंग्वेज वाले का थोड़ा हार्ड आएगा, तो आपको हिंदी में ही कमांड हासिल है तो हिंदी लिए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर है हाँ, पैडागोजी तो सेम ही होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। पैडागोजी में चाहे 1 हो 2 हो, बहुत अच्छा किया कि आप अपनी आसानी हिसाब से ले लिया, लेकिन अगर किसी को मजबूत है तो मैं ये कहूँगा कि उर्दू ही ले तो बेहतर है। हाँ, फोर्स नहीं करूँगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है जबान सीखने के बुनियादी उसूल, इंग्लिश मैंने वहां पर लिख दिया है, हाँ, लैंग्वेज। उसके बाद जो है बताया इसके अंदर कि बच्चा अपने माहौल, घर और वालिदैन से कुदरती तौर पर बिना किसी खास मेहनत के जबान की आमोजिश, इक्तिसाब और हसूली के जो जबान सीखता है मादरी जबान है। वो क्या है? मादरी जबान है। जी, एक प्रिसीजन है ये इंग्लिश का शब्द, आप पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बीच में हमने इंग्लिश भी ऐड कर दिया है ताकि आपको सहूलत हो सके। तो इसमें बताया है जबान सीखने के बुनियादी उसूल में कि बच्चों को अपने घर, माहौल, वालिदैन से ही मादरी जबानें बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं। हाँ, तो इसी पर हम डिस्कस करेंगे और इसको विस्तार तरीके से बताएंगे। फिर और है स्कूल जाकर भी सीखी जाए दूसरी जबान, यानी ग्रामर जो जबान बाकायदा मेहनत, कवायद, लैंग्वेज आमोजिश और कुदरती आमोजिश, जबकि आमोजिश इनफॉर्मल जबान की आमोजिश और इक्तिसाब में फ़र्क और बुनियादी फ़र्क माहौल और तरीक़े का है। इक्तिसाब गैर रस्मी और कोशिश के साथ होती है और फॉर्मल रस्मी, देखिए एक रस्मी जबान होती है, रस्मी एक गैर रस्मी होती है। गैर रस्मी में क्या होती है कि उसके अंदर स्कूल, मदरसा ये सब की ज़रूरत नहीं होती है। गैर रस्मी में है कि जो रस्म व रिवाज के तरीके से नहीं हो, उसमें पूरा सिस्टम ना हो, तो
जबान यानी मदर टंग जो है, मादरी जबान, उसमें रस्मी के तरीके नहीं होती है, और जो रस्मी होता है उसमें घंटी का होना और स्कूल का होना, किताबें का होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसका फिर हम ज़बरदस्त अंदाज में आगे चलेंगे, इसलिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी जिक्र कर दिया है। तदरीस ज़बान के उसूल, नज़रियात, वह तरीक़ा और उसूल जैसे यहाँ पर प्याजे होगा जिन प्याजे, वाइगोत्स्की और चोम्स्की के नज़रियात जो बताते हैं कि बच्चे के ज़बान की तरह जल्द और बेहतर तरीके से सीखता है। यानी जो इसमें मनोवैज्ञानिक है उनका एक अपना अपना राय है ज़बान के बारे में, उनका एक अपना कहना है ज़बान के बारे में, उनकी मुख्तलिफ क्या है, राय है। थोड़ा सा हम शॉर्ट में आपको बता सकते हैं क्योंकि सिलेबस बताने का अभी मौका है, फिर हम विस्तार से पढ़ावेंगे। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे जो ज़बान सीखते हैं वो समाजी राब्ते से बच्चे ज़बान सीखते हैं। वाइगोत्स्की का मानना है, यहाँ पर है ना वाइगोत्स्की, इनका यही मानना है कि बच्चे जो है समाजी राब्ते से क्या करते हैं, ज़बान को सीखते हैं। जिन प्याजे का मानना है कि बच्चे हवासे खमसा से सीखते हैं। जिन प्याजे यहाँ पर है मौजूद, ये जिन प्याजे, इनका मानना है कि हवासे खमसा से बच्चे क्या करते हैं, ज़बान सीखते हैं। हवासे खमसा में 5 चीज़ें होती है, हाथ, आँख, मुंह, कान और छूना यानी टच करना, ये 5 चीज़ें होती है। नोम चोम्स्की है कि बच्चे के अंदर ज़बान सीखने की सलाहियत होती है। यहाँ पर नोम चोम्स्की है कि बच्चे के अंदर जो है ज़बान सीखने की सलाहियत होती है। फिर ये सब टॉपिक है, फिर हम विस्तार से बाद में चलेंगे। आगे है टीचिंग मेथड एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, तरीक़े तदरीस और क्लासरूम का माहौल, ये उर्दू हो गया। ये उर्दू आपका हो गया और ये इंग्लिश हो गया। इसी को इंग्लिश में टीचिंग मेथड एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, उसी का उर्दू हो गया तरीक़े तदरीस और क्लासरूम का माहौल। इसके ऊपर चर्चा चलेगा, थोड़ा सा इसका झलक दिखा दे। और अमली यानी डायरेक्ट मेथड, तदरीस ज़बान के उसूल, तरीक़े ज़बान सिखाने के अलग अलग तरीक़े हैं, जैसे क्लासिक तरीक़ा, बराह रास्त तरीक़ा, मुअल्लिम मरकज़ जहाँ सिर्फ उस्ताद बोलते और बच्चे खामोश रहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टीचर इंटर्ड यूएस चाइल्ड सेंटर्ड, इस तरह करके लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। और यहां है कि काम करते हैं जदीद और बेहतरीन तरीका है। तिफले मरकूज, जहां बच्चे मरकज में होकर सरगर्मियां करें और उस्ताद सिर्फ एक रहनुमा की ज़बान की तदरीस के मसाइल, कलाम, रूम ज़बान में सिखाते वक्त आने वाली दिक्कतें, जैसे बच्चों की दिलचस्पी की कमी, मुनासिब का मवाद का, यानी टीचर क्या करे कि बच्चों को कुछ वर्क दे और सभी बच्चे उसमें कुछ वर्क करें। वर्क करने के बाद उसके अंदर अगर कोई कमी कोताही है तो फिर उस चीज़ को क्या करे, टीचर खत्म करने की कोशिश करे। इससे क्या होगा, टीचर एक रहनुमा मार्गदर्शक के तौर पर काम करेंगे, बच्चों को उससे क्या होगा, फायदा हासिल होगा। क्लासरूम में एक से ज्यादा जबानें बोलने वाले बच्चे होना, जैसे कसीर
लिसानियात, यानी इंग्लिश में यहां पर मैंने उसको ऐड कर दिया है। जू लिसान और कसीर लिसानियात समझा जाता है। लिसानियात को क्लास में एक रुकावट नहीं बल्कि एक सरमाया है, यानी क्लासरूम में एक से कई ज्यादा अगर जबानें हैं तो वो रुकावट नहीं है, क्योंकि पढ़ाते वक्त क्या होता है कि अब इसको मिसाल के तौर पर फैन है, अब ये घड़ी है, अब इंग्लिश में वॉच बोल रहे हैं, अब बच्चे नहीं समझ रहे हैं इस घड़ी को, तुम कहेंगे बच्चा देखो बेटा ये जो वॉच है इसी को हम घड़ी बोलते हैं, हिंदी में या उर्दू में इसको घड़ी बोलना है, इंग्लिश में इसको वॉच बोलते हैं। तो अब इसको एक से ज्यादा जबानी क्या करती है, एक तरीके से मदद करती है। क्या करती है, एक तरीके से मदद का काम करती है। तो एक से ज्यादा जबानें हैं तो उसमें फायदा की चीजें हैं। अब यहां पर है लैंग्वेज स्किल एंड ग्रामर, बुनियादी महारतें और कवायद। लैंग्वेज स्किल एंड ग्रामर, इसी को हम क्या कहते हैं उर्दू में, बुनियादी महारतें और कवायद। इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। LSRW, एल से लिसनिंग, स्पोकिंग, राइटिंग और रीडिंग। पहले एल से लिसनिंग, स्पोकिंग, रीडिंग और राइटिंग। बताया कि जबान को सीखने के 4 बुनियादी सुतून हैं, यानी जबान कोई भी सुनना चाहता है उसमें 4 चीजें होंगी, उसमें सुनना भी होगा, लिखना भी होगा, पढ़ना भी होगा, सारी चीजें उसके अंदर क्या होगी, शामिल होगी, और रीडिंग भी देना होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उर्दू में यहां पर लिखा हुआ है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लैंग्वेज स्किल, यानी इसके बगैर जबान को सीखना एकदम मुश्किल है, असंभव है, जबान नहीं सीख सकता। सुनने और बोलने का किरदार, बच्चे सुनकर मालूम जज्ब करते हैं और बोलकर अपने ख्यालात का इजहार, यानी बच्चे सुनते हैं तो बात को समझते हैं और बोलकर अपने जो ख्यालात, उनके जज्बात है उनको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। वो दोनों बुनियादी महारतें हैं के साथ मिलकर सीखना है। ग्रामर को अलग से रटाने के बजाय उसे इबारत या सियाको सबाह, यानी टीचिंग ग्रामर, तदरीस कवायद से बेहतर माना जाता है। यानी ग्रामर को रटे रटाई नहीं, उसको तरीका से सिखाइए, जैसे नाउन सिखाना है। मिसाल के तौर पर बता दिया कि ये घड़ी है, ये पेन है और ये मोबाइल है, इस तरह करके, या और भी कोई चीज ले लिए हम, बताया देखो बेटा ये जो कलम है इसको हम पेन बोलते हैं, ये घड़ी है हम इसको वॉच बोलते हैं। ये सब का नाम बता दिया, पंखा, फैन, नाम जो भी है बता दिया। अब उसको कह दे कि जितनी भी चीजें हमने पेन या वॉच या फैन, जो चीजें मैंने आपको नाम बताया है वो सब नाउन है, वो सब इसिम है। इस तरह करके हम क्या करते हैं, समझा सकते हैं, उसको रटने रटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे है बुनियादी इस्तिलाहात, जो आपको बताया था सिलेबस में एक बुनियादी इस्तिलाह भी है। उर्दू जबान की तदरीस में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी उसूल, अल्फाज, इस्तिलाह, मानी व मफहूम। इस फार्मूले के तहत स्कूलों में 3 जबानें पढ़ाई जाती है। पहली मादरी जबान, दूसरा हिंदी या 3 लैंग्वेज फार्मूला, सह लिसानी फार्मूला अंग्रेजी, और तीसरी कोई भी जदीद हिंदुस्तानी जबान, कोई भी हो सकती है। तो ये आपको जो है इसके अंदर आ जाएगा जबान की महारतें और कवायद, यानी लैंग्वेज स्किल एंड ग्रामर के अंदर ये चीजें आ जाएंगी। हमने मेहनत करके पूरा को पीडीएफ तैयार किया। हम चाहते तो बीच में आपको हाथ से भी लिखकर समझा सकते थे बोर्ड पर, लेकिन अब हो सकता है हमारे किसी साथी को धुंधला नजर आता,
इसलिए मैंने सारे को टाइपिंग कर लिया और सारी चीज़ों को तैयार करके आपके सामने, और इंशाल्लाह ये वीडियो के साथ आपको क्लास में नोट्स में मिल भी जाएगा जो सारी चीज़ें हम पढ़ा रही हैं। इसलिए आप किसी को घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। असेसमेंट एंड रिमेडिएट टीचिंग, यानी 5 तदरीसी मवाद और इस्तिलाह। बच्चों की पढ़ाई का जायजा सिर्फ साल के आखिर में इम्तिहान लेकर न किया जाए, बल्कि पूरे साल उसकी हर, जिसको हम CCE यानी मुसलसल और जामे अंदाजे सरगर्मियां और तरक्की को लगातार जांचा जाए। CCE में यह होता है कि बच्चों को हम एक साल में नहीं जांचें। जैसे भी न्यू पॉलिसी में आपने देखा होगा, खासतौर से स्कूलों के अंदर, कि हर मंथ टेस्ट लगा हुआ है। हर मंथ CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी है बोर्ड है, अब हर मंथ स्टूडेंट का टेस्ट लिया जाता है, उसके कॉपी को रखा जाता है, उसमें कमी बेशी हो तो फिर स्टूडेंट को दिखाया जाता है, फिर उसके अंदर समझाया जाता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, मैथ में तुमने यहाँ मिस्टेक किया, साइंस में यहाँ मिस्टेक किया, जो भी चीज़ें हैं। तो ये बेहतर तरीका बताया गया है कि हम उसको सप्ताही जांच, यानी सैटरडे के सैटरडे मंथली जांच, ये सब करें। ऐसा ना हो कि साल में सिर्फ फाइनल में हमने एग्जाम लिया और उसको जांचा, अब उसके अंदर जो कमी कोताही होगी तो फिर उसको कौन दूर करेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यह पता लगाना कि बच्चे में ने कितना और कैसा सीखा है, ताकि इसकी कमजोरियों को दूर किया जा सके। इस अंदाजे कदर के अंदर बताया है कि स्टूडेंट के अंदर को कोई कमी कोताही है तो सप्ताही जांच में या मंथली जांच में उसमें पता चल जाएगा। फिर उसके अंदर जो कमी कोताही है हम उसको क्या करेंगे, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। पता है कि ज़बान की मुश्किलात, गलतियां, नकाइस, बच्चे ज़बान सीखने के दौरान जो गलतियां करते हैं वो यह समझने में मदद करती है कि बच्चे किस तरह सोच रहे हैं। गलतियां सीखने का एक हिस्सा है, यानी स्टूडेंट किस टाइप का बच्चा सोच रहे हैं ये टीचर को पता चलेगा। तभी हम, जैसे प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती कर रहा है या लिखने में हो सकता है कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करता हो, मिसाल के तौर पर बे इस तरह है, कोई स्टूडेंट हो सकता है बे इस तरीके से भी लिख रहा हो, उल्टा ही कर रहा हो। स्वाद इस तरीके से लिखा जाता है, हो सकता है कोई स्टूडेंट इस तरीके से करके और इस तरीके से इस्तेमाल करता हो। तो टीचर जो जांच करेंगे तो उसमें कोई कमी बेशी होगी तो बताया जाएगा, नहीं बेटे ऐसे नहीं, तुम ऐसे लिखो, इस तरीके से ये सही है। तो ये कब पता चलेगा? जांच करने के तरीके के साथ ही पता चलेगा। पढ़ाने के दौरान इस्तेमाल होने वाली चीजें, चार्ट, ऑडियो, वीडियो और ब्लैक बोर्ड, ताकि सबक आसान और दिलचस्प बना सके। उसी को हम क्या बोलते हैं? TLM, तदरीसी व आमोजिशी इस्तिलाही। हाँ, स्मार्ट बोर्ड भी स्कूलों में लग गया है। उसका तरीका यह है कि कुछ वीडियो है, चला दिया 3D वीडियो या कुछ, उस पर बच्चे को, स्टूडेंट को बैठा दिया, सामने दिखा दिया कि देखो उसमें या लिखने ही वाला कोई वीडियो है कि A B कैसे तरीके से, या अलिफ बा जिम कैसे लिखा जाता है, या एप्पल, या दूसरी भी चीज़ें हैं। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो के जरिए वो चीज़ स्टूडेंट को सुना भी सकते हैं कि किस चीज़ का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। कुछ वीडियो ऐसा चला दिए जिसके अंदर तलफ़ुज़ की अदायगी हो, एप्पल ऐसे होता है, या मिसाल के तौर पर उर्दू में आम खींचकर बोला जाता है। इस तरीके के वीडियो भी चलाकर हम क्या कर सकते हैं, उसको ये कर सकते हैं। अच्छा, पूछा है कि सर हाफिज़ कुरान हो। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को
पढ़ने के बाद मैंने मदरसे की पूरी पढ़ाई आलिम फाजिल तक मैंने पूरा किया है। क़िरात का भी, कारी का भी पढ़ाई किया। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की तरफ से ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि मैं जिस खित्ते में, इलाके में रहता हूँ, वहाँ बच्चे उर्दू नहीं पढ़ते थे। संस्कृत लेकर सीतामढ़ी ज़िला में ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे, जो शहरी बच्चे हैं, और वो कहते थे कि उर्दू में नंबर नहीं आता है। मैंने वहाँ भी पूरा करके दिखाया, और तकरीबन 2013 से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ 10-12 वाले को। तो मैंने वहाँ तोड़ कर दिखाया, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे विषय में 100 में 100 भी बच्चे लाए हैं। CBSE बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 96-99 तक भी गया है उर्दू में। हमारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। सारी चीज़ें हमारा मौजूद है उसके अंदर। हमारी कोचिंग भी चलती है और सारी चीज़ें हैं, और सर के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। तो तकरीबन आप जोड़ सकते हैं, 13 साल से लगभग एक्सपीरियंस भी है। आप पूछ दिए हैं तो बता दियो कि मैंने अरबी से भी MA किया है, और उर्दू से भी मैं MA कर चुका हूँ, मजहर यूनिवर्सिटी पटना से भी। तो अल्लाह का शुक्र है, कई चीज़ों को मैंने पढ़ाई किया, कि लंबे अरसे तक पढ़ाई किया है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश को भी मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया, उन सब चीज़ों को मैंने समझा है। चलिए, आपने पूछ दिया तो मैंने बताना मुनासिब समझा। चलिए, अब आगे की चीज़ों को चलते हैं। जब टेस्ट के जरिए बच्चों की कमजोरी का पता चल जाए, तो उनको दूर करने के लिए दोबारा से अलग और आसान तरीके आसान तरीके से पढ़ाना। यानी जब कमी बेशी पता चल जाए तो उसको आसान तरीके से पढ़ाइए। हमारा क्या है, हम सीटेट में पढ़ाते हैं, हम जो पढ़ावेंगे आपको, तो क्योंकि हम आपके आसपास के ही हैं, बिहार ही से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने सीतामढ़ी ज़िला के ही, तो हम आपको जो भी लैंग्वेज, यही चीज़ें जो इसमें बता रहा है, आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सभी को समझ में। मैंने कोई उर्दू का हार्ड वर्ड आपको इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कठिनाई और परेशानी हो। मैंने सारी चीज़ों को, इसके अंदर भी जो चीज़ें हैं उसको मैंने तोड़कर साफ तरीके से बताई। यही तरीका है पढ़ाने का, और यही होना चाहिए। टीचर तो सब होते हैं, लेकिन उनका अंदाज स्टूडेंट को वो भी समझ में आता है, जो वो आपके भावनाओं को समझते हुए आपकी भाषा में चीज़ों को समझाए। यहाँ पर थ्योरी टॉपिक्स में मुलाहिजा है कि बोर्ड के सबसे नीचे लिखा है मंदरजा ज़ैल बाला। मंदरजा ज़ैल बाला का मतलब होता है ऊपर। दो चीज़ें समझिए, मंदरजा ज़ैल का माना होता है नीचे, मंदरजा ज़ैल बाला का मतलब होता है ऊपर। तो यहाँ बताया कि सबसे नीचे लिखा मंदरजा ज़ैल बाला सभी असबाक का प्रैक्टिस सेट, यानी उन तमाम नजरियाती मौज़ूआत और मॉडल पेपर की मश्क कराना कामयाबी के लिए लाजमी है। PYQs के बाद पिछले सालों के सवालात, उम्मीद है कि सिलेबस का यह आसान खुलासा आपके लिए मददगार साबित होगा। क्या आप इन में से किसी खास टॉपिक को मजीद तफसील या मिसालों के साथ समझना चाहें? ये मैंने लिख दिया है कि आप अगर तफसील से इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आपको इसके बाद हमारी वीडियो मिलेगी, तो आप तफसीलों के साथ समझिएगा। पूरी तैयारी का तरीका है, चंद तरीके हैं। तरीका यह है कि जो कंटेंट आपको पेडागोजी पर पहले फोकस कर लेना है, पेडागोजी को पहले ही पढ़ लेना, एग्जाम से पहले उसको ख़त्म कर लीजिए इत्मीनान से। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि एक वीडियो को आप कई बार देखिए जब तक दिमाग में अच्छे तरीके से सेट ना कर जाए, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाने आऊँगा तो आपको रोज़ नहीं पढ़ाऊँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि और सारे भी सब्जेक्ट है उसका भी ख्याल है। आपको संडे को मैं आऊँगा और इस अंदाज से पढ़ाऊँगा, आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत आसान तरीके से सारे सिस्टम को तय कर लिया। आप ऐसे नहीं घबराइएगा कि रोज़ पढ़ावे तो होगा, नहीं, ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम बाकी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं संडे के संडे आपके सामने आऊँगा और एक हफ्ता में जो आपने पढ़ा है, जो कुछ मैं एक बार पढ़ाऊँगा उसको एक हफ्ते तक आप रिवीजन कीजिएगा, ढंग से पढ़िएगा, मुश्किल अल्फाज को याद कीजिएगा। अभी अल्फाज माना ढूंढने के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इस चीज़ को आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, बल्कि मैं इसीलिए आपको साथ ही भी कहता हूँ कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं, मीनिंग कहीं से भी निकाल सकते हैं। इस ज़माने में चैट GPT और दूसरी भी सहूलत है, हम लोग डिक्शनरी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उस पर भरोसा है।
तो चीज़ों को आप समझ सकते थे। एक हफ्ता मिलेगा, पिछले बार जो भी हमारे साथी थे उनको मैंने यही समझाया था, एक हफ्ता मिलेंगे, उसको खूब मशक कीजिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ों को एकदम याद रखिएगा। फिर मैं संडे के संडे आपको क्लास लूंगा और चीज़ों को डिटेल से समझाऊंगा। और लास्ट में क्या होगा, जब आपको ऐसा लगेगा तो मेरी क्लास एक के बजाय 2-2 क्लासें शुरू हो जाएंगी। फिर सैटरडे संडे हम चलने लगेंगे और आसानी से आपकी चीज़ें क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। क्लास कब से शुरू होगा सर? क्लास बल्कि आपका शुरू हो गया आज से, और इंशाल्लाह सैटरडे है लेकिन किसी वजह से कर दिया, लेकिन अब संडे के संडे सीटेट का क्लास तय रहेगा। और मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा ज़बरदस्त अंदाज से कि आप उन सब चीज़ों को अगर कवर कीजिएगा, समझिएगा, तो आपको एक हफ्ता मिलेगा। तो इसमें आप ढंग से, और भी विषय हैं, मैथ है, उसके अलावा ईवीएस है, और जो दूसरी चीज़ें उसको भी आप ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा। आइए कुछ चीज़ों पर ऊपर हम चर्चा कर दें। हमारे गौरव सर ने जो बैच बनाया है उसमें कई चीज़ें हैं। जैसे यहाँ सर ने जो बनाया है 1799, इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल है। सब्जेक्ट है, इसमें क्या है, आपको सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ है, हिंदी है, और जो 2 लैंग्वेज लेना चाहते हैं, संस्कृत है, उर्दू है, इंग्लिश है। तो उर्दू भी आपका यहाँ पर खास में क्या है, ऐड है, सर ने ऐड किया है। इसके अंदर सर क्या करेंगे, बेसिक, जिसको मैथ बिल्कुल ही कम आती है, इसलिए और सबके मुकाबले में इसका फीस ज़्यादा है 1799। तो इसमें हमारे गौरव सर क्या करेंगे कि आपको बेसिक जो मैथ है उसको ढंग से हमारे गौरव सर आपको पढ़ाएंगे, और उसके अलावा सीडीपी में भी सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे। जिनकी कमजोरी भी अगर किसी भी चीज तरीके से है किसी भी सब्जेक्ट में, तो इस क्लास में 1799 वाला क्लास में आपको बहुत ज़बरदस्त ऑफर है कि आपको एकदम जीरो से सिखाएंगे, आपको किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद 799 है, पेपर 2 है, ये पेपर 1 हो गया, पेपर 2 है इसके अंदर भी सीडीपी है, एसएसटी है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, यानी लैंग्वेज कोई 2 आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके अंदर 799 है, तो इसके अंदर बेसिक एकदम जीरो से मैथ नहीं है, जिनको आती है सारी चीजें तो सीधा सीटेट का क्लास शुरू करना है तो ये है। तो ये पेपर 2 हो गया, यहां भी पेपर 2 है, इसके अंदर भी वैलिडिटी 1 साल है, सब्जेक्ट है, सारी चीजें इसमें ऐड है सर का। और पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी कोई पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा ये बैच है 1599 का। इसमें थोड़ा सा आपको ऑफ हो गया, वहाँ 1799 है, यहाँ आपका पेपर 1, 2 में इसमें भी सीडीपी, वीएस, मैथ, एसएसटी, मैथ प्लस साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश, सारी चीज़ें हैं। हमारी टीम जो वर्क करती है, काम करती है, हम दूसरों चीज़ों से अलग यह देते हैं क्योंकि हम आपको अपने ही भाषा में समझाते हैं कि कोशिश करते हैं, और जो चीज़ें कमज़ोर हैं हम उसको भी दूर कर देते हैं कमज़ोरियों को। उर्दू में भी अगर कोई कमज़ोर है तो उसको हम बेसिक से भी चीज़ पढ़ाते हैं, और उसके अंदर भी जहाँ तक हो सकता है सुधार करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमारे आइए टीच एक्स्ट्रा ऐप पर आप जुड़िए, इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, पूरा कंटेंट होगा, पूरा जो है आपको नोट्स मिलेगा बाज़ाब्ते तौर पर। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, PYQ भी कराया जाएगा एग्जाम में, और कौन सारे क्वेश्चन है, VBI है, हम लोग उस पर भी डिस्कस करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी ये क्लास थी, उम्मीद करता हूं कि सभी साथी को समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करता हूं कि अल्लाह सबको जॉब दे, क्योंकि हर आदमी परेशान है और हमारी कौम है जो अभी बहुत कुछ एजुकेशन में पीछे हैं। और बड़ी खुशी की बात है हमारी क्लास में कि सब लोग जुड़कर पढ़ते हैं और ढंग से हैं, और कौम की बच्चियां आगे बढ़ रही है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग, हमारी दिली दुआ है कि सब टीचर बने और कामयाब हों, और जिस भरोसे से आप आए हैं इंशाल्लाह उस भरोसे से मैंने पिछले साल भी पढ़ाया, इससे पहले मैं 2 साल तकरीबन जो है ऑफलाइन भी पढ़ा चुका हूं, और ये मेरा 1 साल ऑनलाइन भी हो गया है, और ये मेरा 4था साल चल रहा है। सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से निकले हैं। हाँ,
एक कहावत है कि तू ही ना चाहे तो बहाने हजार है। मेहनत अगर आप कीजिएगा तो इंशाल्लाह सारी चीज़ों को हम क्लियर कर करके एकदम अच्छे तरीके से समझाएंगे। गौरव सर हमारे बारे में जानते हैं, नहीं हम कोशिश करते हैं कि आप जितना मेहनत करें उससे ज़्यादा हम ही मेहनत कर लें, इसलिए सारी चीज़ों का निचोड़ मैंने आपको बता दिया है। क्लास कब से शुरू होगा? मेरा उर्दू बहुत कमज़ोर है। इंशाल्लाह सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज में कोई कमज़ोरी नहीं होता है। लैंग्वेज से आप इंटरेस्ट लीजिएगा, उससे शौक बढ़ाइएगा, दिलचस्पी। लैंग्वेज क्या है, एक आदमी सऊदी में चला गया, लैंग्वेज नहीं सीखा और वहाँ चला गया, 1 साल रह कर आया, तो वो ऑटोमेटिक अरबी बोलेगा। एक आदमी इंग्लिश नहीं सीखा, ग्रामर नहीं सीखा, वो लंदन चला गया, वहाँ चला गया, वो खुद उसको इंग्लिश आ जाएगी, वाटर ये सब मांगेगा। तो लैंग्वेज क्या है, दिलचस्पी लगाने से। लैंग्वेज में कोई कमज़ोर मजबूत नहीं होता है। आप उससे दिलचस्पी लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको शौक बढ़ेगा, हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना कि पहले मैंने 2012 में अरबी से एमए किया था और मुझे था कि मैं दुबई जाऊं, कतर जाऊं, लेकिन मुझे अल्लाह ने बाद में उर्दू का शौक दिया और माशाल्लाह उर्दू ही से मैं फेमस हो गया। तो मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूं कि मुझे ख्याल नहीं था कि मैं उर्दू को ही पहले उसी को मैं ज़्यादा शौक से पसंद करूँगा, ऐसा नहीं था। मुझे अरबी पसंद थी, लेकिन क्या हो गया, अपने शौक को बढ़ाया, दिलचस्पी को बढ़ाया। ये मैं अपनी रियल बात बता रहा हूँ। तो आप भी अगर लैंग्वेज से जुड़िएगा, शौक बढ़ाइएगा, किताबों को पढ़िएगा, मुताला कीजिएगा, स्टडी, तो आपको भी आसानी हो जाएगी। कोई कमज़ोर मजबूत नहीं होता है। मैंने शेर में आपको कह दिया ना, मुसलसल कोशिशों से ही बदल जाती है तकदीरें, जो थक कर बैठ जाते हैं कभी मंजिल नहीं पाते। तो बस मुसलसल कोशिश कीजिएगा तो आपकी खुद मेहनत क्या है, रंग लाएगी और आप इंशाल्लाह कामयाब होइएगा। नहीं, हिम्मत मर्द मदद खुदा कहा जाता है। इंसान हिम्मत करता है तो अल्लाह उसकी खुद क्या करते हैं, गॉड खुदा क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो मेरी दिली दुआ भी है, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाब होगा। जब तक मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ, खुदा हाफिज़। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को मिलेंगे और अच्छे तरीके से क्लास होगी। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।